तीनों नगर निगम के चुनाव लगभग अप्रैल महीने में तय हो चुके हैं। 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद सभी पार्टियों के बड़े नेताओं की वापसी अब दिल्ली में हो चुकी है और दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने अपने तरीके से रणनीति बनाना भी शुरू कर चुके हैं। वहीं संभावित प्रत्याशी भी अपने तरीके से जमीनी स्तर पे जनसंपर्क करना शुरू कर चुके हैं। आज हमारे साथ दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान साहब है। सर, दिल्ली नगर निगम चुनाव में अल्पसंख्यक आयोग के तरफ से अल्पसंख्यकों को कितनी भागीदारी मिलेगी? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आयोग जो है निष्पक्ष होता है, वो किसी का पक्ष नहीं करता, ना ही किसी पार्टी के प्रति उसकी कोई वफादारी होती है। ये निष्पक्ष रूप से काम करता है, उसके लिए सभी लोग जो है बराबर हैं। इससे ये पार्टी से बहुत दूर रह के काम करता है और इस बात पे नज़र रखता है और इस बात पे बहुत गहराई की गंभीरता के साथ आयोग सोचता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके हक के साथ कहीं बेईमानी तो नहीं हो रही, उनको जो संविधान के अंदर जो उनके राइट्स हैं उनके राइट्स का कोई हनन तो नहीं हो रहा। अगर कहीं इस तरीके से कोई घटना घटती है तो माइनॉरिटी कमीशन जो है उसमें संज्ञान में लेके उनके लिए नोटिस इशू करता है, सम्मन इशू करता है, ताकि जो लोग माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ जहर उगलने का काम करते हैं, ताकि उन पर कानूनी तौर पर लगाम लगाई जाए। सर, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में जो मेंबर बनते हैं वो अल्पसंख्यक आयोग से जुड़ के किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की जो सरकारी तौर पर जो माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं उसमें 2 मेंबर और 1 चेयरमैन होते हैं जो कमीशन का कार्यभार संभालते हैं। मगर कमीशन जो है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि वो हर कहीं दिल्ली के हर कोने पे जाए और जाके अल्पसंख्यकों की परेशानी को सुन सके और उनको देख सके। तो इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, इन पे हम एडवाइज़री कमेटी के मेंबर बनाते हैं। सिख एडवाइज़री हमारी, क्रिश्चियन एडवाइज़री है, पारसी एडवाइज़री है, बुद्धिस्ट एडवाइज़री है, जैन एडवाइज़री है और मुस्लिम एडवाइज़री है। इसके अलावा एक हम सद्भावना समिति का भी गठन करते हैं, पीस कमेटी का, कि ताकि जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसकी जो तहज़ीब है वो कहीं कायम रहे। कुछ होता है कि ऐसे शरारती तौर पे कुछ अफवाह फैलाते हैं और उस अफवाह के अंदर जो है वो सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं कि लड़ाई हो, दंगे हो। तो हमारी जो सद्भावना समिति के अंदर जो हमारे हिंदू भाई हैं वो इसमें रहते हैं, हर समाज के इसमें व्यक्ति रहते हैं, मुझे कि आपस में मेल मोहब्बत रहे और कहीं पे कोई इस तरीके से घटना हो तो हम उस पर नज़र रख के आपसी में समझौता कायम रखें और जो हमारी देश की अखंडता है, जो हमारा संविधान कहता है, उस पर हम उन लोगों को बताएं। जो हमारी एडवाइज़री कमेटी है, वो जो मुस्लिम एडवाइज़री, वो अपने मुस्लिम्स एरियो में देखती है कि भाई कहीं कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं है। जो जैन एडवाइज़री है, वो जैन समुदाय के प्रति ज़्यादा उनका झुकाव होता है, वो देखते हैं कि भाई कहीं जैन समुदाय में क्या क्या परेशानियाँ। तो सारी समितियां हमें मिल के बताती हैं कि हम उनके उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। सर, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग जो है वो समय समय पे अल्पसंख्यकों को काफ़ी लाभ पहुंचाती आई है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि लाभ किस तरीके से पहुंचाई जाती है, उसमें किन किन तरीकों के तथ्यों पर लाभ पहुंचाया जाता है? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग जो अल्पसंख्यकों के हित में जो लाभकारी योजनाएं जो सरकार चलाती है, वो सरकार की जो लाभकारी योजना है वो जन जन तक कैसे पहुँचे, घर घर तक कैसे पहुँचे, तो इस पे आयोग जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। वो एनजीओज़ के माध्यम से चलाते हैं और जो हमारे एडवाइज़री कमेटी के मेंबर होते हैं उनको भी जिम्मेदारी देते हैं कि जो सरकार की जो योजना है वो जन तक पहुँचना चाहिए। सरकार योजना तो बनाती है जनता के हित के लिए, उन योजनाओं का लाभ आसानी से लोगों तक नहीं पहुंचता। उसकी वजह है कि उसमें जागरूकता की कमी होती है। योजना बन गई, सरकारी दफ्तरों तक सीमित है, सरकारी दफ्तर के माध्यम से अखबारों में न्यूज़ निकल जाती है। वो न्यूज़पेपर हर कोई नहीं पढ़ता, गरीब झुग्गी बस्ती वाले नहीं पढ़ते, गरीब इलाकों के अंदर नहीं पढ़ते और हर व्यक्ति मैं समझता हूँ न्यूज़ नहीं पढ़ पाता। तो जैसा कि मैंने पिछले अभी बताया कि हमारी जो सलाहकार समिति एडवाइज़री कमेटी होती है उसके मेंबर जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक योजना है फ़ीस वापसी योजना। इसके तहत कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और वो बच्चे की हाज़िरी 50% हो और नहीं, इसमें जो है 50% जो है अंक होने चाहिए और 75% जो इसकी अटेंडेंस होनी चाहिए। एक बच्चे का अकाउंट होना चाहिए, 3 लाख रुपए तक के इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो एसडीएम द्वारा बनता है। उसको
फीस वापसी योजना का लाभ ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट से भरा जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो जितनी भी फीस जो भरते हैं पेरेंट्स, उसके अधिकतम 48,000 रुपये तक सरकार वापस देती है। इसका लाभ जो हमारी जनता है, जो प्राइवेट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनको मिलना चाहिए, मगर नहीं मिल पाते। एक है 50,000 रुपये तक का लोन गरीब लोगों के लिए है, उसके लिए किसी तरीके की कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं। एक सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए, एक बिजली का बिल होना चाहिए, बैंक में चालू हालत में खाता होना चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 50,000 रुपये गरीब मजदूरों को काम करने के लिए सरकार देती है। इसका लाभ नहीं पता भी जनता का। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो फीस वापसी में स्टूडेंट्स तो हज़ारों की तादाद में है, मगर जो उनका लाभ है बहुत, नहीं सोचिए कि 10% तक लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जो एक लोन है, मैंने मालूम किया था लोन डिपार्टमेंट से, तो वो कहते हैं हमारे पास माइनॉरिटीज़ के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड है लोन लेने के लिए, मगर साल के अंदर बामुश्किल 10 लाख रुपए के भी लोन हम माइनॉरिटीज़ के लोगों को नहीं देख पाते। इसका मतलब 10 करोड़ का फंड है, 10 लाख भी खर्च नहीं हो रहे। सरकार देना चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर जागरूकता ना होने की वजह से वो लाभ माइनॉरिटीज़ के तक नहीं पहुंच पाता। मगर इसमें एक और चीज़ है कि SC ST OBC को भी यही फंड मिलता है। SC ST OBC का फंड 10 करोड़ रुपए ख़त्म हो जाता है, मगर माइनॉरिटीज़ का फंड नहीं ख़त्म हो पाता। इसकी वजह यह है कि जो माइनॉरिटीज़ के अंदर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ मुस्लिम समुदाय की, उसके अंदर ज़्यादा पिछड़ापन है, बहुत पिछड़े हुए हैं। तो वो लोग आगे बढ़ के नहीं आ पाते, उनको पता ही नहीं है कि लोन किस तरीके से लिया जाता है, फ़ीस वापसी कैसे होती है, बच्चों की स्कॉलरशिप कैसे लेनी है। आपको अगर कोई गाड़ी ख़रीदनी है, तो कोई अपना प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल ख़रीदना चाहता है, सरकार उनके लिए 10 लाख रुपए तक लोन देती है। तो कोई भी नहीं आता लोन लेने के लिए, उसके अंदर भी कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की भी, ना कोई सरकारी गारंटर की ज़रूरत है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे कुछ सरकारी गारंटी, मगर कुछ ऐसी योजनाएं जिसमें सरकार को किसी गारंटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सरकारी गारंटर तो वो ले सकते। कोई बच्चा अगर विदेश पढ़ना चाहता है, तो वो अपनी अगर उसके पास सरकारी गारंटर नहीं है, तो अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ रख के तो उस पर लोन ले सकता है 20 लाख रुपये तक। तो ऐसी बहुत सारी लाभकारी योजनाएं हैं जिनका जनता तक फ़ायदा ढंग से नहीं पहुंच पा रहा। तो हमारी ये कोशिश है, हमने उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, तो हमने कुछ कार्यक्रम अपने बनाए हैं कि एक डोर टू डोर योजना हमने चलाई है, कि जिसके तहत NGOs जो हम उनको NGOs को ये प्रोग्राम दे रहे हैं कि वो अपने 2 वॉलंटियर लेके घर घर जाकर लोगों को बताएं कि ये सरकार की योजना है, ये आपके लिए चल रही हैं, ये फॉर्म है, आप इनका भरिए, आवेदन कीजिए, कोई दिक्कत या परेशानी है तो हमें बताइए। तो माइनॉरिटी कमीशन में हेल्प डेस्क खुला हुआ है यहाँ पे, यहाँ हमारे 5 लोग बैठते हैं इसी काम के लिए। किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है तो वो यहाँ आ सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने हो तो हम जो भी कोई ऑनलाइन काम होते हैं वो हम यहाँ से अपने माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से उनको देना चाहते हैं। सर, अल्पसंख्यक आयोग में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? देखिए, ये 2 चीज़ें हैं इसमें। माइनॉरिटी कमीशन के साथ में वुमेन कमीशन भी है। जो वुमेन कमीशन का जो कार्य है वो विशेष रूप से जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली महिला आयोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और बढ़ चढ़कर दिल्ली के अंदर काम कर रहा है। तो ज़्यादातर तो समस्या मैं समझता हूँ कि 99% जो समस्याएं दिल्ली महिला आयोग इसको निपटारा कर देता, मगर हमने भी ये कोशिश की है कि जो माइनॉरिटीज़ की महिलाएं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, कई दफ़े हो गया कि कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं कि जहां माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स है, माइनॉरिटीज़ की जो महिलाएं हैं वो कुछ इस तरीके से उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो वहाँ पे महिला आयोग तो आता है। तो मैं समझता हूँ कि महिला आयोग के साथ साथ अल्पसंख्यक आयोग को भी निगरानी रखनी चाहिए कि जो माइनॉरिटीज़ की महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं, उनके साथ कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा। तो उस पर भी हमने एक कार्यक्रम अभी शुरुआत की है कि जो माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे, ताकि कहीं पे थाने में या कहीं किसी के साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो महिला आयोग के साथ साथ अल्पसंख्यक आयोग उन महिलाओं के साथ खड़ा रहे जो माइनॉरिटीज़ की महिला है। एजुकेशन पे दिल्ली सरकार बहुत काम कर रही है, पर वो बच्चे जो कि गरीबी स्तर से नीचे हैं, तो अब वापसी जो है, फीस वापसी बाद में होती है, लेकिन एडमिशन के समय ही किस तरीके से वो काम करे कि उनको एडमिशन में ही कुछ ऐसा लाभ मिल जाए कि उनकी शिक्षा भी अच्छे तरीके से हो जाए और
पैसे भी कम लग जाएं, क्योंकि कुछ है ऐसे। देखिए, इसमें शिक्षा के ऊपर देखिए दिल्ली सरकार ने EWS के अंतर्गत जो EWS का कोटा है 30% के करीब है, जो गरीब बच्चे हैं वो EWS कैटेगरी के अंदर अपना आवेदन करते हैं। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, तो जो गरीब पैसे दे नहीं सकते तो उनका सरकार की तरफ से फ्री एजुकेशन है, उनको फ़ीस वापसी का भी नहीं है। और जो EWS की जो फ़ीस होती है बच्चों की, वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे फ्री में तो पढ़ते हैं, मगर सरकार जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल, वो बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ाते, वो ट्यूशन फीस सरकार से लेते हैं। सरकार जितना भी पैसा है जो बच्चे के ऊपर खर्च होता है वो सरकार देती है। वो ये कई बार क्या होती है, कुछ गलतफहमियां इस तरीके से आई कि वो सब समझते हैं कि जो बच्चे ने हमने हमारा दाखिला ले लिया और वो बच्चा फ्री में पढ़ रहा। वो बच्चा फ्री में नहीं पढ़ रहा, पेरेंट्स उसके पैसे नहीं दे रहे, मगर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री जो हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत उन बच्चों के पैसे सारे सरकार अदा करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे तो फ्री में पढ़ते हैं मगर उसका पैसा सरकार देती है। मगर जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से कि EWS के अंतर्गत आता, हमने भी एक सुझाव बनाया है और एक हम कमीशन के माध्यम से रिपोर्ट भी देंगे। तो हम ये सरकार से सुझाव देंगे कि जिस तरीके से आप EWS के पैसे कैटेगरी के पैसे सीधे स्कूल को ट्रांसफ़र करते हैं, इसी तरीके से माइनॉरिटीज़ के बच्चों को आप फीस वापसी की योजना के अंतर्गत पैसे देते हैं, वो मगर साल के अंत में देते हैं। तो अगर साल के अंत में आप पेरेंट्स को देते हैं, तो अगर ये सीधे स्कूल के अकाउंट्स में चले जाएं, तो मैं समझता हूँ कि स्कूल भी उसको बहुत समझदारी के साथ उन बच्चों को पढ़ाएगा भी और उनका सहयोग भी करेगा। मैं इस बात का मैं सहयोग करता हूँ आपका, क्योंकि मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिला हूँ, तो उनका जो समस्या हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि फ़ीस तो वापसी के फॉर्म तो भर दिए मगर उनकी वेरिफिकेशन नहीं है। कि जैसे स्कूल वाले हैं, स्कूल वाले समझदारी से ना काम लेते, वो जागरूकता नहीं लेते अपने बच्चों के अंदर, कोई मीटिंग्स नहीं लेते स्कूल वाले कि वो पेरेंट्स को बताएं कि भैया आप माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, आप माइनॉरिटीज़ के हैं, आपकी सरकार ये योजना चलाती है, इसी योजना का लाभ लीजिए। पेरेंट्स को वो स्कूल बताते नहीं है, ना बताने की वजह से वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो उस तरीके से उन योजनाओं को लाभ नहीं मिल रहा। तो हमारी ये कोशिश है कि हम स्कूल के अंदर भी जागरूकता कैंप लगाएं और माइनॉरिटीज़ के बच्चों पेरेंट्स के साथ में बताएं कि आप स्कूल में माइनॉरिटीज़ के बच्चे आप पढ़ते हैं, फ़ीस वापसी योजना के अंतर्गत आप फॉर्म भरिए। सरकार पैसे तो दे रही है, अगर वो पैसे पेरेंट्स के अकाउंट में ना जाके सीधे स्कूल के अकाउंट्स में चले जाए, जैसे कि EWS कैटेगरी के साथ होता है, वही विषय यहाँ पे भी लागू हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो इंक्वायरी है स्कूल्स की, वेरिफिकेशन है कि 50% अंक हैं, उन्होंने क्या ठीक है, अगर उन्होंने देखा 75% हाजिरी है, ठीक है, तो जो फॉर्म है वेरिफिकेशन के लिए एजुकेशन डायरेक्टर के पास जाते हैं, वो संबंधित विद्यालय में भेजता है। तो एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत में फाइलें अटक जाती हैं, स्कूल ध्यान नहीं देते हैं, फिर वो पेरेंट्स चक्कर लगाते हैं, फिर थक जाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं मिली तो ठीक, ना मिली तो ठीक। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके पे अगर ये व्यवस्था लागू हो जाए तो माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा।